वेलकम इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आईसीटी को फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीटी को फॉर यू चैनल के अंदर आज हम आपके साथ अगस्त 2020 का जो पेपर है, जो हम सेक्शन ई के डिस्कशन के अंदर लास्ट पेपर के ऊपर आ गए हैं। तो अभी तक के ए बी के, उसके बाद ई सेक्शन के 6 पेपर की जो हमने आपके साथ बात शेयर की और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की थी उन सभी को बेनिफिट मिला है। जो नए व्यूअर से चैनल पे नहीं है वो www.icteco4u चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल दबा के आप अपने नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं। आप सभी जो ये चैनल देख रहे हैं उन सभी को आईसीटी को फॉर चैनल में हम वेलकम करते हैं और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगस्त 2020 के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर है उनके मेन पॉइंट, उनके प्रेजेंटेशन और उनके साथ उनके जो भी की पॉइंट्स है वो कैसे याद रखने हैं, की पॉइंट्स को याद रखने का तरीका क्या है, की पॉइंट्स अगर याद रह गए हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, वो सभी हम डिस्कशन इसके अंदर करेंगे। और उसके बाद अगस्त 2020 के बाद नया वीडियो कौन सा होगा और कौन सी लिंक हमने कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर की है वो सभी हम आपको एंड में बोलेंगे। और आप सभी अभी तक जितने भी वीडियो आपने देखे हैं, आपने लाइक किए, कमेंट किए, बहुत सारे मैसेज भी मेरे पास आ रहे हैं। गुजराती के भी ए और बी जैसे हमने शेयर किए थे वैसे गुजराती की डिमांड भी आ रही है कि गुजराती वर्जन के, गुजराती लैंग्वेज यानी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी सेक्शन ए और बी के तरह सेक्शन ई भी बनाना है। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यही होगा। हम हो सके उतना जल्दी से जल्दी ये वीडियो भी बना के कैसे याद रखनी है, क्योंकि टिप्स हर एक ले रहे हैं, कैसे याद रखना है वो भी हर एक अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करके मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हो रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखें। दूसरा, आईसीटी को फॉर यू नाम की ऐप जो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, वो भी आप मेरे एंड्रॉइड वर्जन के यूजर्स जो है वो अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के माध्यम से आईसीटी को फॉर यू जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, आईसीटी को फॉर यू लिख के आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऐप भी स्टैंडर्ड 1 to 12 के लिए, या ऐसा कहे तो केजी से लेके पीजी तक की, टीवाई बीकॉम तक के जितने भी वीडियोस है, जितने भी ये यहाँ पे वीडियो में लॉन्च कर रहा हूँ, या दूसरे सब्जेक्ट के पीडीएफ, उसके साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक, इम्पोर्टेंस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, जो भी लिंक्स मिल रहे हैं वो अपडेशन का काम अभी चालू है। और जितना जितना मुझे मिलता जाएगा ऐप के ऊपर एजुकेशन रिलेटेड मैटर हम शेयर करते जाएंगे। अभी तक के जितने वीडियो हो गए वो भी हम तुरंत उस ऐप के ऊपर लिंक अप करने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन से ये भी सब कुछ मिल सकता है। तो हम आज बोर्ड के अगस्त 2020 के सेक्शन ई के जो भी वीडियोस के अंदर टिप्स है वो आप एंड तक देखना। एक हम स्टार्ट कर रहे हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ, काफ़ी अच्छा है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आप खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ध्यान में रखो, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है। हमने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य आपसे दूर नहीं है, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है। रफ्तार आपको थोड़ी तेज कर देनी है आप, क्योंकि अब मे बी पॉसिबल कमिंग अप एग्जाम के लिए जो बाकी बचे दिन वो शायद कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है। जो आपने सेटअप किया है 80%, 90%, 75 ए प्लस, वो सभी आपको मिल सकता है। आपको थोड़ी सी अब रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। एक कदम सफलता की और आपको जाना है। ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा कोट आपके लिए। सफलता की कहानी आप खुद लिख सकते हो। अब थोड़ी सी आपको तेजी करनी है, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कॉमर्स, जनरल स्ट्रीम, इंग्लिश मीडियम, गुजरात बोर्ड, जीएसवी बोर्ड की जो लास्ट पेपर अगस्त 2020 के इस सेक्शन के अंदर हम है। पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। 5 क्वेश्चन आपको आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो हर वक्त आपको बोर्ड वाले ग्राफ ही पूछते हैं। तो बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन, लिमिटेशन, मनी की डेफिनेशन, उनके फंक्शन, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी के इंडिकेटर्स, रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एक्सटेंड ग्रिप द मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी,
और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल यू हैव टू ड्रॉ क्लस्टर बार डायग्राम। तो सभी का हम डीप में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगस्त 2020 सेक्शन ई डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सिस्टम बार्टर क्या है वो आप सभी को पता है, एक्सचेंज द गुड्स अगेन गुड्स और एक्सचेंज द गुड्स अगेन सर्विसेज। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज ए बार्टर सिस्टम। जैसे हमने मार्च 2018 के ये सेक्शन के अंदर एक एमसीक्यू आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर पूछा गया था कि अगर कपड़े के बदले में अगर हम शुगर ले आते हैं तो वो कौन सी सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इट्स एग्जांपल ऑफ बार्टर सिस्टम। नाउ हियर वी आर कम टू मेन टॉपिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस। लिमिटेशंस है कैसे याद रखनी है, पॉइंट बहुत सारे हैं, पॉइंट को याद रखने की मास्टर की है। डबल एप्सन, ट्रिपल डिफिकल्टी, लगातार लास्ट के पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 2020 के अगस्त में भी आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। डबल एप्सन का मतलब क्या वो हम देखेंगे। सबसे पहले डबल, ये सेंटेंस हमने ये वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। ये सभी आपको पॉइंट यहाँ पे डिक्टेट होंगे। पॉइंट के साथ डीप में इनका कितना लिखना है, कितना डिस्कशन चाहिए, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं 5 मार्क्स। उनके लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, वो क्लिक करना। और जो पुराने यूजर हैं उन सभी को पता ही है, जो हमने रिवीजन राउंड चैप्टर वाइज किया था उसके अंदर से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिक्टेट किया हुआ, कितना लिखना है वो आपको गाइडेंस मिल सकता है वहां से। सेकंड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ डबल एप्सन, यानी एप्सन को 2 बार यूज करना है, ध्यान में रखना। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड सेकंड एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट्स। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी ये 2 डबल एप्सन के अंदर 3 पॉइंट जुड़े हुए हैं। एक तो डबल का सेंटेंस के अंदर एक वर्ड जैसे हमने यूज किया, और डबल एब्सेंट यानी ए बी 2 बार हम यूज करेंगे। तो डबल एब्सेंस आप स्कूल में रहोगे तो आपको ट्रिपल डिफिकल्टी होगी, यानी 3 बार आप डिफिकल्टी का यूज करेंगे हम। सबसे पहले डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ द कमोडिटीज, यानी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। उसके बाद डबल में एब्सेंट हमें 2 बार लेना है, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट्स, और डिफिकल्टी 3 बार, यानी डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ये 3 बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हम। उसके ऑप्शंस में हमने एक क्वेश्चन दिया है अगस्त 2020 के क्वेश्चन आंसर के पेपर के अंदर। डिफाइन मनी, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने दिया है, मगर दोज हु आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस फॉर द exchange of goods and services, that is called money, और money is what money does, money का जो काम करे वो money है। तो वो डेफिनेशन पहले लिखनी है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें, उनकी कीवर्ड्स। अपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, स्टोर करो, आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड तभी ऊंचा हो सकता है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन भी दोबारा आया है बोर्ड के पेपर में, लगातार ऐसे रिपीटेटिव क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान रखना। कंपेरेटिव स्टडी आपको यहाँ लगातार सीक्वेंस में अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो उसमें आ गया था, सर ने समझा दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो यू मार्क इट इम्पोर्टेंट, यू मार्क इट LBH, कहीं से भी हर एक को ये 2-3 बार आने वाले क्वेश्चन को तो रेड मार्क कर ही देना है, ध्यान लेना है कि उसके कोई भी मार्क हमें नहीं जाने चाहिए। तो कीवर्ड्स, फंक्शन ऑफ मनी के, अपने दिमाग को एक्शन मत करो। हम अपने दिमाग को एक्शन करते, चलो इसका दिमाग ले ले, ऐसा मत करो। स्टोर करो, जो यहाँ से दे रहे हैं हम कि उनको स्टोर करो, दूसरे के साथ एक्शन नहीं करो। तो मेजरमेंट आपका होगा, मेजरमेंट यानी आपके परसेंटेज। अगर आपने दिमाग को एक्शन नहीं किया है, जो मैंने अभी तक आपको कीवर्ड्स दिए वो आपने स्टोर किए हैं, तो आपका मेजरमेंट यानी 10th बोर्ड का जो रिजल्ट होगा 12th का, उनसे आपका स्टैंडर्ड काफी ऊंचा हो जाएगा। कि 12th में A1, 12th में 80+, 12th में 70+, दैट इज कॉल्ड हायर योर स्टैंडर्ड। यानी आपके दिमाग को एक्शन मत करो, स्टोर करो, आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड एज ए स्टोर वैल्यू, जो अंडरलाइन की गई है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। एक्सचेंज, दैट इज एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी इज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए स्टोर वैल्यू। थर्ड, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। फोर्थ, एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। एंड ये जो स्टैंडर्ड है वो उसके अंदर ये 4th पॉइंट आ गए, यानी स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड STD का मतलब स्टैंडर्ड यहाँ पे हो रहा है। तो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए स्टोर वैल्यू, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ये चारों से भी हमारी डेफिनेशन बन सकती है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। द एक्सेप्टेंस क्वालिटी ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी। तो मनी की डेफिनेशन के अंदर भी ये बात हो सकती है।
तो ये की पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट कर देना है और काफ़ी इजी रहा है और आसानी से कोई भी डेटा वाले क्वेश्चन नहीं है। आप अपने जेब में से भी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ उसके अंदर मार्क पूरे ले सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को गंवाना नहीं है, पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट अगस्त 2020 के सेक्शन ई के अंदर हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर है, एक्सप्लेन द मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, बार बार अभी तक के 6 पेपर में से आई थिंक 4 to 5 टाइम्स दिस क्वेश्चन रिपीटेटिवली। तो कंपैरेटिवली स्टडी अगर आप कर रहे हो, अच्छी तरह से देख रहे हो वीडियो को, तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी या रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉवर्टी के चैप्टर के अंदर से हो सकता है। तो कीवर्ड्स, स्मॉल टैक्स से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स राइज होंगे। शायद लास्ट पेपर में ही ये क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया था, लास्ट पेपर यानी मार्च 2020 का, कि स्मॉल टैक्स अगर कलेक्ट करेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसे राइज होंगे और जो गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। यानी स्मॉल टैक्स अगर करेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा और उससे क्या होगा, गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। स्मॉल टैक्स से अनऑर्गेनाइज सेक्टर राइज होंगे और गुड्स एग्रीकल्चर में जो पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो सबसे पहले बात करें स्मॉल का क्या मतलब है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आई रिपीट अगेन, स्केल SCALE, देयर आर डबल L is wrong. Development of small scale industries, spelling error here. Second point, use of appropriate tax policy, use of appropriate tax policy, tax का मतलब। Now unorganized sector, that is development of unorganized sector can reduce the poverty. Second, goods, that is rise, that is rise in human capital investment. Fifth, goods that is goods and service at reasonable rates, goods and service at reasonable rate. Sixth, agriculture, to increase agriculture productivity. एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। तो ये 7 पॉइंट को याद रखने का तरीका, सॉल्ट टैक्स से अनऑर्गेनाइज सेक्टर राइज होंगे और गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क के लिए है। आपको 60 पॉइंट को डिस्कस करने नहीं है, कोई भी 5 लिखा है यहाँ पे, यू सी केयरफुली। इफ द एग्जामिनर instruct you that you have to write only any 5, then don't, if you have all points knowledgeable, if you having all knowledge about 7 point, then even you have to write only 5 points, वरना क्या होगा, दो ज्यादा डिस्कस करोगे तो बाकी कोई भी एक क्वेश्चन रह जाने के चांसेस हैं। डोंट वेस्ट, हाँ, यू वांट टू 6 and 7 यूज पुट इन स्पेस, वैकेंट एरिया छोड़ दो कि अगर टाइम है तो 6 और 7 हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे आप 7 पॉइंट को याद रखो। पॉइंट याद रखने के बाद जो अंडरलाइन है उनको मैच करो अच्छे से, एक एक वर्ड मिलेंगे, एक एक पॉइंट आपका बन जाएगा। पॉइंट मिला गए फिर आप तो 100 में से 100 के करीब करीब, 90 के करीब करीब, 80 के करीब करीब, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ा है, पूरे साल बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो देखे, मेरी वीडियो देखे, पढ़े हैं आपने। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर आपको पॉइंट मिले तो आप कुछ नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल। 4 या 5 लाइन तो आराम से अपने जेब में से भी निकालो तो लिख सकते हैं। तो ऐसी प्रिपरेशन हम करते हैं तो आपको पॉइंट याद रखने का कोई भी टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में प्रेजेंटेशन की बात होगी यहाँ पे। अगस्त 2020 के अंदर उसी क्वेश्चन के ऑप्शन में दूसरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट इज पॉवर्टी, एक्सप्लेन एनी 5 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनर भूल जाते हैं इंडिकेटर, यानी 5 के बदले सिर्फ इंडिकेटर लिख देते हैं। तो टेंशन मत लेना, उसके अगेंस्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो उनके शॉर्ट या 3 या 4 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर इंडिकेटर 5 पूछे तो बच गए ऐसा समझो, अगर 11 पूछे तो भी बच गए ऐसा समझो, क्योंकि बाकी के आंसर शॉर्ट होंगे, टाइम 100% कवर अप होगा। यानी 3 घंटे के पेपर के अंदर 3.5 घंटे का नहीं पूछने वाले। तो कीवर्ड से काफी एक हमने इंडिकेटर्स पॉवर्टी के लिए तो एक छोटी सी कहानी बनाई है जो लास्ट में भी हमने आपके साथ शेयर की थी कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको इनकम मिलेगी, क्योंकि आपको सर्विस मिल सकती है। एजुकेशन पर्सन को सर्विस मिलती है अच्छी, तो आप अच्छे हाउस के अंदर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी बेसिक हो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले 5 पॉइंट आपके दिमाग में आ गए। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन, सेकंड पॉइंट है एजुकेशन है, इनकम मिलती है तो आपको 100% कमाने का मौका मिलेगा, तो उसको आप हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे चाहिए ही चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए ही चाहिए और टॉयलेट की फैसिलिटी भी चाहिए। तो 5 पॉइंट पहले बन गए। अगर आप एजुकेटेड हो तो ऐसा होगा, अगर नहीं हो तो अदरवाइज क्या होगा, तो मेडिकल टीम आपके घर पे आएगी, यानी मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद वो आपके एज को एग्जामिन करेंगी, यानी एज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी को एग्जामिन करेगी।
अगर आप लो मेल न्यूट्रिशन पाए गए, डॉक्टर की टीम आपको पकड़ लेगी कि आपका न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा नहीं है, आप अच्छे से फर्क नहीं ले पा रहे हैं, अगर लो पर कैपिटा कंजम्पशन है और लो पर कैपिटा कंजम्पशन से आपका जो मेल न्यूट्रिशन पावर है वो कम है, तो क्या करेंगे? आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट से आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने से इनकम उनके पास चली जाएगी। सो ही टेक्स योर ऑल इनकम, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, और लास्ट में क्या होगा? यू बिकम ए अनएम्प्लॉय, आप अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो ये 11 पॉइंट की स्टोरी के साथ ये हम अपनी पुअर्टी के 11 पॉइंट को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ पुअर्टी के, सॉरी इंडिकेटर्स में इनमें से कोई भी 5 लेनी है, मगर कोई भी ऐसे एग्जामिनर ऐसा पूछ डाले कि 11 पॉइंट को डिस्कस करो, डोंट वरी, एक स्टोरी बनाओ। एजुकेशन है आपके पास, इनकम मिलेगी, तो एजुकेशन पॉइंट बन गया। हाउस आपके मिल गए, हाउस के अंदर वाटर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए आपको, और टॉयलेट की फैसिलिटी चाहिए, 5 पॉइंट ऐसे ही बन गए आपके। उसके बाद अगर ये नहीं है तो मेडिकल टीम आएगी, आपके एज को एग्जामिन करेगी। अगर लो न्यूट्रिशन आपके हेल्थ के अंदर पाई गई तो लो मेल न्यूट्रिशन से आपको इनकम उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि दवाई के खर्च उनकी इनकम बन जाती है, और आप क्या होगा? आप अनएम्प्लॉयमेंट बन जाएंगे। तो ये 11 पॉइंट पे ऐसे आपको याद रखना है। बार बार मैंने अलग अलग क्वेश्चन आंसर के अलग अलग पेपर के अंदर ये कहानी दोहराई है। जो नए व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करके वो पुरानी कहानी भी रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये और में पूछा गया, और एनी 5, आपको कोई भी 5 ही लिखने हैं। प्रेजेंटेशन की बात लास्ट में हम करेंगे। अगस्त 2020 के सेक्शन ई के अंदर थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ध्यान में रखो, ये भी 2-3 बार अभी तक के 6 पेपर में से 2-3 बार आ गया है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी है तो ईंटों से घर बनेगा, ईंटों से घर बनेगा। मेन टॉपिक 3 है, ये हमारे लो प्रोडक्टिविटी के मेन 3 रीजन है, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल और अदर्स। ITO, ईंटों से घर बनेगा। या कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि ईंटों के जवाब पत्थर से नहीं देने चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर भी कीवर्ड्स है। किसान को रेवेन्यू कम मिलेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको होने वाले हैं, उनको मार्केट में से पैसे लेने पड़ेंगे, तब जाके उनका सोशल स्टेटस सुधरेगा। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के लिए एक छोटी सी लाइन कि किसान को अगर हम पैसे कम देंगे तो 100% फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा। पैसे यानी रेवेन्यू, उनको क्या करना पड़ेगा? पैसे तो उनको चाहिए, तो मार्केट में से पैसे लेने पड़ेंगे, तब जाके उनके सोशल स्टेटस सुधरेंगे। तो पहले रेवेन्यू की बात करते तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जो लो प्रोडक्टिविटी के अंदर हम है, लो प्रोडक्टिविटी के इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के पहला पॉइंट है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। जो जमींदारी प्रथा थी वो के बाद रैयतवाड़ी काफी बुरी थी वो। उसके बाद फाइनेंस यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस, थर्ड मार्केट दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सोशल दैट इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर भी हम कीवर्ड बनाते हैं आपके लिए, बुलक को छोड़ो पेस्टिसाइड्स को पकड़ो, बुलक को छोड़ो पेस्टिसाइड्स को पकड़ो। तो टेक्नोलॉजिकल के अंदर यूज ऑफ बुलक इंस्टेड ऑफ मॉडर्न मीन्स, मॉडर्न मीन को छोड़ के बहुत सारे अभी भी बुलक से खेती कर रहे हैं, तो उसका भी एक रीजन है कि लो प्रोडक्टिविटी है। तो बुलक को छोड़ना पड़ेगा अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। मगर हम क्वेश्चन के अंदर कौन से आंसर दे रहे हैं कि लो प्रोडक्टिविटी के रीजन कौन से है, तो हम यूज करते बुलक का, मॉडर्न टेक्निक का यूज नहीं करते। और पेस्टिसाइड, यूज वेरी लेस पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स के अंदर हमें डेटा लिखने पड़ेंगे, कितना पॉइंट है, कितना लिखना है। आई रिपीटेडली आई गिव यू सजेशन, यू गिव click on the comment box that you can find out full details answer of this, how use very less pesticides। use very less pesticides के अंदर डेटा है, डेवलप कंट्री के अंदर 1 एकड़ के अंदर कितने डालते हैं, इंडिया के अंदर पर स्क्वायर फुट कितने डालते हैं, तो वो बात सब बताएगी कि हम लो प्रोडक्टिविटी पे क्यों है। अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में भी काफी अच्छी सी आपको कीवर्ड मिलते हैं और अच्छी तरह से इजीली याद रहे ऐसा लॉजिकली है कि पॉपुलेशन के प्रेशर से इकोनॉमिक प्लानिंग बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग बिगड़ती ही जाती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से? पॉपुलेशन के प्रेशर से। फर्स्ट पॉइंट इज प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। जो लैंड पे जितना है लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही जुटे हैं, डिसगैस अनएम्प्लॉयमेंट वहां से ही स्टार्ट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट कन्वर्टेड पुअर्टी। तो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। सेकंड, लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं है, सभी को क्या करना है क्या बनना है पता ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास प्लानिंग है मगर उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये रीजन है। अदर रीजन के अंदर ये बात होगी। ऐसे जो टोटल 8 जो क्वेश्चन है
सॉरी 4+3+2 9 जो पॉइंट है उनको याद रखना। अब आप ये बाएं हाथ का खेल है, ध्यान में रखना। नोटबुक के अंदर या क्वेश्चन आपके डाइजेस्ट में है, नवनीत में है, वहां ये की लिख देना। पढ़ते टाइम एक बार की भी याद करो, 100% आपको ये पॉइंट के अंदर क्या वो लिखने का मौका मिल सकता है। अगर पॉइंट याद नहीं तो आप गए काम से। ध्यान में रखो, ई सेक्शन जो है वो पॉइंट के ऊपर चलता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेजर टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए कौन से मेजर्स लिए गए। पहला हमने देखा रीजन पॉवर्टी के, अरे लो प्रोडक्टिविटी कौन सी है, वह मिक्सअप नहीं होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी लो यानी ईट से स्टार्ट करते हैं, फिर रेवेन्यू होगी, फिर बुलक वाली बात, और फिर पॉपुलेशन के प्रेशर वाली बात। अब ये क्वेश्चन टोटली अलग है। रिड्यूस टू पॉवर्टी इन इंडिया इन ब्रीफ, तो कीवर्ड से स्मॉल टैक्स से अनऑर्गेनाइज सेक्टर राइज होंगे, और गुड्स एग्रीकल्चर में पड़े हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मिक्सअप मत करना है। ऐसे कंपलसरी मैंने इसलिए लिखा है कि लोग पॉवर्टी के चैप्टर के अंदर अगर ये मेजर लिखना है तो ये मिक्सअप कर दे, ये हमें करना नहीं है। ध्यान में रखना, मैं जो बोलूं वो उनका सही आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा रिपीट था, तो सही क्वेश्चन ये है। पुनः जो क्वेश्चन था वो रिपीट हुआ था, दो बार प्रिंट हो गया था। तो एक्सप्लेन ब्रीफ द मेजर टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। ध्यान में रखना, फर्स्ट टाइम आया है 2020 के लेके अभी तक के क्वेश्चन पेपर में रिपीट नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। अभी तक उनकी पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट हो गई थी अर्बनाइजेशन की, मगर अब जो है वो दूसरा क्वेश्चन आया है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेजर टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी जो गांव से लोग यहाँ आ रहे हैं उनको कैसे स्टॉप किया जाए, कैसे अर्बनाइजेशन, क्योंकि अनलिमिटेड है, अनकंट्रोल्ड है, और बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन था। उसका आंसर के बाद हमारे पास एक की आई है। हमारे डैड पीएसआई में एडमिन है, पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, बराबर। हमारे डैड पीएसआई में एडमिन है। हमारे डैड यानी हमारे पिताश्री, हमारे पिताश्री जो है उसका मतलब यहाँ पे डीईडी डैड लिखा है। हमारे डैड पीएसआई में एडमिन है। तो अब डीईडी पीएसआई ये 3+3+3 और एक एडमिन, ऐसा याद रखना है। डैड पीएसआई एडमिन, डैड पीएसआई एडमिन। डैड का मतलब है फर्स्ट डी, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सेकंड ई, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। थर्ड डी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर दो बार आएगा, तो आपको पहले तो डेवलपमेंट करना है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का, ताकि लोग वहां रह जाए। एजुकेशन को बढ़ावा देना है। वो सभी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक के कोई भी आपको लिंक मिलेगी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको कौन से पॉइंट के अंदर कितना लिखना है वो भी हम आपको समझाते जाएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डी, E for education and health facilities, E for development of the basic infrastructure facilities in rural areas, then policy related steps, PSI की बात हो रही है, डेड ओवर और PSI, S strengthen the infrastructure facility, ऊपर जो फैसिलिटी थी इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव की बात हो रही थी, ये ओवरऑल की बात हो रही है। 6th point is increase I, PSI, I का अंदर increase employment opportunities, and last one is admin that is स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ पे एस के नीचे अंडरलाइन है, वो नहीं ध्यान में रखनी है आपको, यहाँ पे ध्यान रखनी है एडमिन यहाँ पे नाम आया है, तो स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। If the basic infrastructure facilities like education, transportation, communication, road, electricity, irrigation, etc. are improved and developed in rural area, then people will not be forced to migrate the urban areas. This will control the negative effect of the urbanization. यानी अगर विलेज एरिया के अंदर हम ऐसी सुविधाएं कर देंगे तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे यहाँ आने से। सेकंड, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले एजुकेशन की जो हमारे इंडिया के अंदर गांव के अंदर फैसिलिटी नहीं है उनको इम्प्रूव करने की बात होगी यहाँ पे। इफ एडवांस एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द अर्बन पुअर एंड लेबरर, देन प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन कैन बी रिड्यूस। इफ दिस फैसिलिटी आर मेड accessible to poorest of poor, negative effect of the urbanization can be minimized and the fruits of the positive effect can be enabled to reach person.
तो एजुकेशन और हेल्थ अगर गांव में हम डेवलप करें, पुअरेस्ट पर्सन के लिए डेवलप करें, लेबर के लिए डेवलप करें, तो वो इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन अनकंट्रोल्ड है उसमें फर्क पड़ेगा, वहां रह जाएंगे और जो बाकी के पॉजिटिव फ्रूट्स जो मिलने चाहिए इकोनॉमी को मिलते जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड इन रूरल एरिया। तो यहाँ पे जो रूरल एरिया की बात हुई, वहां पे अगर हमने फैसिलिटी बढ़ा दी तो अच्छा होगा। उससे 100% जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट करने के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद बैंक, इंश्योरेंस, अगर ये सभी सुविधा अगर गांव में मिलती रहेंगे तो 100% जो गांव से लोग सिटी के अंदर आते हैं, अर्बनाइजेशन होता है, वो कुछ हद तक रिड्यूस हो सकेगा। और जो गांव के अंदर ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो गांव में है उनको अगर कम कर दी जाए, ऐसी सोसाइटी के अंदर कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ाने और साथ साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर बढ़ाएंगे तो वो लोग वहां ही रहेंगे। वहां से यहाँ क्यों आते हैं कि अर्बन एरिया के अंदर जो फैसिलिटी है वो वहां नहीं है। तो ये एक रीजन हो सकता है, वो एक मेजर हो सकता है कि हम वहां उनको रुक दें। तो डेट डीईडी हो गया। अब पीएसआई, पी फॉर पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स, ये फर्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट बुक के अंदर, हमने फोर्थ का लिया है क्योंकि इजी पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो पॉलिसी रिलेटेड स्टेप के अंदर बात करें तो टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्बनाइजेशन, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज टेकन द स्टेप्स for the policy related. First, control has been imposed on the setting up industries in those cities where the population is more than 10 lakhs. अगर 10 लाख से ज्यादा अगर किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन है तो ही वहां पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में हम सोच सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इंडस्ट्रीज नहीं स्टार्ट करेंगे। सेकंड, इंकरेजमेंट गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम साइज टाउन, जो स्मॉल और मीडियम साइज टाउन्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, उनको इंकरेजमेंट देंगे, उनके ऊपर जो हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि मिडिल एंड स्मॉल टाउन है वो लोग जो अर्बन एरिया के अंदर आते हैं वो वहां रुक जाए। थर्ड पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट एडॉप्टेड सच a policy so that big cities do not become bigger and small and medium small towns in all the states can develop. इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है कि बिग सिटी ज्यादा बिग ना हो जाए और स्मॉल टाउन और मीडियम जो है वो भी वहां पे रहे और उनका भी बैलेंस डेवलपमेंट हो जाए। ये सभी बातें थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर ऐसी बात आती है कि गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग सैटेलाइट टाउन नियर द बिग सिटी। बिग सिटी के नजदीक में अगर जो टाउन है जो हमारे अर्बन एरिया को टच कर रहे हैं उनके अंदर सैटेलाइट टाउन के प्रोजेक्ट को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो डेवलप करना पड़ेगा सैटेलाइट टाउन प्रोजेक्ट भी। उससे 100% जो उनके जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली करेंगे तो 100% अर्बनाइजेशन जो अनकंट्रोल है वो स्टॉप होगा। फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। स्ट्रेंथन द infrastructure facility, the infrastructure facility like water, road, transportation, communication, drainage, sanitation, etc. should be strengthened so they reach people at grassroots level. Now central government has implemented the plan to develop smart city. Also government of India has started making attempts to create proper housing for poor person. यानी infrastructure अगर हम solid करेंगे और साथ में लोगों के लिए लोगों तक वो सुविधा पहुंचे, यानी रूट तक उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए हैं। गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ प्लान डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि छोटे टाउन और विलेज को हम स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में, उनको अच्छी बिजली मिले, उनको पानी अच्छा मिले, ड्रेनेज की फैसिलिटी हो तो वो लोग वहां रहने के लिए अट्रैक्ट हो जाए और अर्बनाइजेशन ना करे। तो ये पॉइंट हुआ पी का, पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स का। उसके बाद स्ट्रेंथ का अब आई है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो भी लोग अपने घर का गुजारा करने के लिए बाहर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स इन सिटीज सो द अर्बन पुअर कैन टेक बेनिफिट थ्रू दिस प्रोग्राम्स एंड दे कैन raise their income which can improve their standard of living. As a result, the negative effect of urbanization can be reduced. यानी पुअर पर्सन है, मिडिल क्लास पर्सन है, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेड किए हैं जिससे उनको 100 दिन के या फिर IRDP जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जवाहर रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ऐसी प्रोग्राम्स
इम्प्लीमेंटेड किए हैं, ताकि वो लोग के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करे तो उनके एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो वहाँ अपनी आमदनी खुद बढ़ा के उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। देन एडमिन, लास्ट के एस की नीचे अंडरलाइन है वो ध्यान में नहीं लेना है, एडमिन ध्यान में रखना। ये जो मार्किंग हो रहा है एडमिन यहाँ पे है, तो स्ट्रेंथन द एडमिन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू अर्बनाइजेशन, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन सिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिकम पुअर। In this situation, the administration system should be strengthened by administrative cooperation and good governance should be brought about to ease the problem. To improve the law and order situation, more and more awareness should be brought among the citizens. यानी गवर्नमेंट के हाथ में है कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन पावर काफी पावरफुल करना चाहिए, कोऑपरेशन से, गुड गवर्नेंस से उनको और पीपल को भी समझाना चाहिए, पीपल के अंदर भी अवेयरनेस आनी चाहिए। ये सभी मेजरमेंट है जिससे हम अपने अर्बनाइजेशन को रोक सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तक के कोई भी एग्जाम में नहीं आया। कंपैरेटिवली करो तो अभी तक पॉजिटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट हो गई है, काफी इजी है। हमारे डैड पीएसआई में एडमिन है, उससे हमारा अर्बनाइजेशन रुकेगा। ये बात 2-3 बार बोलना है, हमारे डैड पीएसआई में एडमिन है बस। तो ये डैड यानी फादर, पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, और एडमिन सब जानते हैं। अब तो एडमिन नया वर्ड नहीं है आप सभी के लिए। तो डैड, डी डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्रीज, ई एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द रूरल एरियाज, पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स, स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये आपको 60 पॉइंट याद रखने हैं, 7 लिखने, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं लिखा और काफी स्मॉल पॉइंट्स है, कोई भी डेटा वाले पॉइंट नहीं है। तो आगे भी मैंने बोला था कि अगर आपको इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है तो लिखो, क्योंकि उसके अंदर डेटा कम है, मार्क्स पूरे मिलते हैं और याद रखना भी काफी इजी है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर है हम। लास्ट क्वेश्चन एज यूजुअल आपको क्लस्टर बार पूछा गया है, मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन के 1951, 1991, 2011 के अंदर। तो मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो 17 है और मैक्सिमम 58 के करीब करीब है और 62 के करीब करीब है। तो 10 के इंटरवल से भी हम x के ऊपर जा सकते हैं, y के ऊपर। x आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड y आर ऑलवेज डिपेंडेंट। सो ऑन x देयर इज अ years एंड ऑन y देयर इज अ मेल फीमेल पॉपुलेशन इन करोड्स। तो यहाँ पे 1951 की बात करें तो ये आप देख सकते हो 18.55 मेल की अंदर है, क्योंकि जो व्यू है वो व्यू दैट इज व्हाट मेल पॉपुलेशन, एंड सेकंड वन इज ब्राउन दैट इज कॉल्ड फीमेल पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हो सेकंड 1991 की बात करें ये मेल पॉपुलेशन और ये फीमेल पॉपुलेशन। देन ये 2011 की बात करें मेल पॉपुलेशन, ये फीमेल पॉपुलेशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो x के ऊपर है वो ईयर था, y के ऊपर मेल फीमेल रेशियो था, और x के ऊपर अगर कंपैरेटिवली स्टडी करें हम तो एनालाइज के अंदर सबसे पहले यही बात लिखने के ऑन x देयर इज अ ईयर इन द मेल एंड ऑन द y देयर इज अ मेल फीमेल पॉपुलेशन इन करोड्स। विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी कैन फाइंड आउट मिनिमम population of male in 1951 that is 18.55 crores and in 2011 62.37 crores, and in female we can find out in 1951 lowest 17.57 and in 2011 58.65. With the help of this data we can compare our data with 1951 male female ratio and 1991 male female ratio and 2001 male female ratio. We can say that there is a 18 crore in 1951, 17 crore in 1951 female. Then in 1991, 43 crore, while in female 40.71. In 2011, male 62.37 crore, while in female 58.65. So, if we differences between these two of 1951 to 2011, that is the analysis point for you. तो अगर हम एनालिस करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ से कम डिफरेंस था, यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा डिफरेंस लग रहा है हमें, और यहाँ पे देखो तो 4 करोड़ से ज्यादा, यानी 1951 से लेके 2011 तक का मेल फीमेल रेशियो का अगर हम देखें तो टोटली इनबैलेंस हुआ 2011 के अंदर। दैट इज बिग इश्यू इन इंडियन इकोनॉमी। मेल फीमेल के अगर डेटा देख रहे हैं तो मेल 1951 से लेके 2011 तक लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, एज वेल एज फीमेल भी इंक्रीज हो रही है, मगर कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो बैलेंस नहीं है। देयर इज नॉट बैलेंसिंग, देयर आर सो मेनी रीजन ऑफ दैट। डाउरी सिस्टम इज ऑल्सो देयर,
दूध पीती करवानी जो राजा राम मोहन राय ने पहले बैन की, वो अभी भी स्टिल सम ऑफ द अबॉर्शंस आर देयर इन प्राइवेट क्लिनिक. सो दीस आर द रीजन, एंड there is no any reason why there is 58 and 62 because of our mentality, or our mentality for the maximum bond of male person we desire that, so that it is imbalance in female and male ratio. So government have to take some, after this all you have to make a conclusion. conclusion के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि मेल फीमेल के रेशियो के अंदर गवर्नमेंट हैव टू टेक सम एक्शन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना. अगर फीमेल को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे, इम्पोर्टेंस के अंदर फीमेल के जो गवर्नमेंट पोस्ट है उसको बढ़ाए, हर एक. अब तो 1/3 आर द रिजर्व फॉर द फीमेल पर्सन. तो ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी, दैट इज फॉर इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी, या फिर इंकरेटिवली स्टेप्स अगर गवर्नमेंट लेगी, तो ये जो रेशियो 58.65 है वो कम से कम डाउन होने के चांसेस रहेंगे. तो ऐसा कंक्लूजन हमें लिखना पड़ेगा लास्ट में. देन यू विल गेट 2.5 मार्क्स फॉर कंक्लूजन. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको मेल फीमेल के ग्राफ बनाने हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है. एनालिसिस के एंड में कंक्लूजन होना चाहिए. अब ये सभी आपको मैं कंप्लीट कर दिया है. अब आपको ध्यान में रखना है जो बात हम करने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन की बात. प्रेजेंटेशन जैसे करना है, जैसे हमने अर्लियर बोला था कि प्रेजेंटेशन हम सेक्शन ई के अंदर कैसे करेंगे. तो मानो कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सभी पॉइंट आप सभी को पता है, 5 पॉइंट है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, 5 पॉइंट सीक्वेंस में लिख ही देने हैं. हेडिंग लगा आपको लिखना है कि मेजर्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वन और एस बिलो. उसके नीचे 1 by 1 5 पॉइंट लिख दो. देन आफ्टर स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. उसके नीचे डबल अंडरलाइन करो या उनको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कर दो. वो लाइन छोड़ दो, नीचे से स्टार्ट करनी है इंडस्ट्रीज के एस के बाजू में से, और धीरे 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 करके आपको 2 5 6 लाइन अंदर जो मैंने समझे वो लिखनी है. सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एक लाइन छोड़ दो. सेकंड पॉइंट एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी लिखो, डबल अंडरलाइन या उनको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर फिट कर दो. वो छोड़ दो लाइन, नीचे से फैसिलिटीज के एस के नीचे से आपको स्टार्ट करना है, पूरी लिख दो. ऐसे ऐसे करके आपको अपने जो आंसर एक ही है कोई भी लिखो, मगर प्रेजेंटेशन आपका अगर ऐसा होगा, लास्ट में कंक्लूजन में और कुछ नहीं है, ऊपर के पॉइंट को धीरे धीरे 4-5 अंडरलाइन 4-5 लिटी में लिख दो, वो कंक्लूजन होता है. मगर पॉइंट दिखने चाहिए. कंक्लूजन के नीचे डबल अंडरलाइन, इंट्रोडक्शन के नीचे डबल अंडरलाइन. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर. दैट विल क्रिएट 4 to 5, दैट विल क्रिएट 3 to 4, दैट विल क्रिएट 3.5 to 4. एक मार्क्स के लिए कंपटीशन होगी, एक मार्क्स के लिए A1 हमारे A+ जाते हैं. तो ऐसे हमें मार्क्स अगर चुराने हैं तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा, ध्यान में रखना. अगर अच्छी तरह से आप लिख पा रहे हो तो हर एक के आंसर और आपके आंसर में कोई ऐसे नहीं हो गया. अब इसकी बात करें हम, ये आपको पूछा है केवल 5 इंडिकेटर, आपको सिर्फ 5 ही पूछे हैं, मगर इंट्रोडक्शन उसके बाद ये 11 पॉइंट आपको मैंने कहाँ ही सुना के बोला था, वो 11 पॉइंट डिक्टेट कर दो 1 to 1, जितने याद आते हैं उतने. उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करते हो 5, तो वो स्टार्ट करो. उसके बाद कंक्लूजन. दैट विल क्रिएट द इंप्रेशन दैट यू नो ऑल 11 पॉइंट. अमंग द 11 पॉइंट यू आर गोइंग टू राइट दिस 5 points. So this is very very important tips for you. ध्यान में रखना, अगर ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखोगे you will get more marks. क्योंकि हर एक के टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट तो एक जैसे होने वाले हैं. किसी को भी गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें तो हर एक के पास ये जो अगर 7 पॉइंट ही मिलने वाला है. तो हाउ टू अट्रैक्ट, हाउ टू इम्प्रेस द पेपर चेकर, एंड हाउ टू थीफ्ट मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर हम ऐसे कीवर्ड्स आप अपने हाथ में रखो, अपने आप. और दूसरा मैंने आगे भी बोला है, आगे की वीडियो में भी मैंने बोला है कि ये पॉइंट है, पॉइंट के अंदर जो कमेंट बॉक्स के अंदर जो कमेंट है उसके ऊपर क्लिक करके उसके अंदर क्या लिखना है वो आपको समझना पड़ेगा. और दूसरा, जैसे ही सेकंड क्वेश्चन ओवर हुआ, 7 पॉइंट है, सपोज 7 पॉइंट एंडेड हुआ, तो यहाँ पे आपको 2 लाइन खींच ही लेनी है. अगर आपने लाइन खींच ली है यू आर विन, ध्यान में रखना. अगर आप कोई भी क्वेश्चन है सपोज, तो क्वेश्चन के नीचे ऐसे जैसे क्वेश्चन ओवर होता है एक लाइन आराम से ऐसी खींच लो, ऐसे नहीं, स्केल से प्रॉपरली स्केलिंग करके खींचो. एक लाइन छोड़ देनी है, जैसे ही क्वेश्चन ओवर हो उसके नीचे एक लाइन या 2 लाइन आपको खींच देनी है, वो ध्यान में रखना. अगर ऐसा करते हो तो 100% आपके 2 क्वेश्चन सेपरेट हो जाएंगे और आप जो अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो वो अच्छी तरह से आप आगे बढ़ पाओगे. तो बहुत सारी ट्रिक आपको मैंने शेयर कर दी है. अब
नेक्स्ट हम CDE के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप कॉल भी आ रहे हैं कि गुजराती मीडियम की ट्रिक्स के लिए भी आप सोचो तो नेक्स्ट वीडियो में भी पॉसिबल गुजराती के भी हो सकते हैं, या फिर हम इंग्लिश मीडियम का CDE भी कंप्लीट करेंगे। मगर बिफोर एग्जाम वी आर कंक्लूड ऑल पेपर्स, ऑल सेक्शन ए बी कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किए उन सभी को पता है डे टू डे वीडियो मिल रहे हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं उनको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ICT को फॉर यू आपके सामने है, ICT को फॉर यू गूगल में टाइप करो, उसके बाद साइज सब्सक्राइब करो और बेल बटन पर क्लिक कर दो। यू विल गेट नोटिफिकेशन एंड गेट मोर देन 150 वीडियो इन फ्रॉम दिस चैनल ऑफ स्टैंडर्ड 11 and 12 economics. So keep watching ICT को फॉर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हम आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।